हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जेआईबी अक्टूबर नवंबर 2024 एग्जामिनेशन की। अभी हम लोग सबसे पहले आपका पीवाईक्यूज को आपका स्टडी करेंगे, ठीक है। 2023 के जो पीवाईक्यूज हैं, सबसे पहले हम लोग उनके ऊपर बात करेंगे। देन विल कम टू जेआईबी 2024 जून शिफ्ट। तो ये सारे पहले पीवाईक्यू सेशन आपका करते हैं। And with the help of these particular question, we'll try to build our understanding about the examination कि कैसे आपका किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हैक रहा है पिछले 3-4 शिफ्ट के अंदर, ठीक है। 3-4 सेशंस के अंदर आपका आईआईबीएफ के, ठीक है। मई 2023, देन अक्टूबर 2023, देन जून 2024। ये फर्स्ट आपका 3-4 सेशन हम लोग हर एक सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे मई 2023 एएफएम पेपर की, ठीक है। सारे सब्जेक्ट, वो आपका एएफएम हो, इंडियन इकोनॉमी हो, पीपीबी हो या आरपीडब्ल्यूएम हो, तो सबके ऊपर ऑलमोस्ट आपका 12 to 15 सेशन में आपके लिए करूंगा, जिससे कहीं ना कहीं आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन चीजों को प्रिपेयर करें, पढ़ें, तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स आपका चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे सेशंस के आपका रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, ठीक है। और रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो साथी बैंकर्स हैं, जो जेआईबी अक्टूबर नवंबर 24 की तैयारी करें, उनके साथ भी आपका शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका मई 2023 जो एएफएम का पेपर है, उससे तीनों शिफ्ट के कुछ मिक्स क्वेश्चन आपका सब टॉपिक्स लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वहां से शुरुआत करेंगे। देन अक्टूबर पे आएंगे, देन आपका जून 2024 पे, ठीक है। तो हर एक सेशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको सब टॉपिक की लिस्ट आपका शो कर दूंगा। तो अगर हम लोग बात करें जून मई 2023 की, तो सबसे पहले आपका, जैसे आप देख पा रहे होंगे, टॉपिक सब टॉपिक मेंशन है, ठीक है। पहला जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्विक रेशियो का फॉर्मूला पूछा गया था आपको, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस जो कि मॉड्यूल सी के अंदर आपका जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो जिसमें क्विक रेशियो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है। क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्विक एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस योर prepaid expenses and one more thing we have to deduct from this particular one. I missed that particular one, ठीक है। दूसरा आपका क्विक लाइबिलिटीज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज माइनस कैश क्रेडिट माइनस योर ओवरड्राफ्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूलाज यहाँ पे जो बनते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका एटीसी के ऊपर पूछा गया था, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट एटीसी, आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन एटीसी सबसे ज्यादा मतलब फेवरेबल आपका रहता है, जिसमें 1.5 लाख रुपए तक के एग्जम्पशंस आपके मिलते हैं। तो उनके ऊपर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका हर साल आपको ये टॉपिक हर एक शिफ्ट में, जैसे मैं आपको अभी 23 अक्टूबर दिखाऊंगा, देन आपका जून 2024 की बात करेंगे। हर एक शिफ्ट में आप यहां से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर मिलेंगे। देन सेम आपका एनपीवी, आईआरआर एंड पेबैक पीरियड का यूजेस। तो जब भी हम लोग कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका 3 मेथड यूज होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, देन आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, देन आपका पेबैक पीरियड, ठीक है। तो एनपीवी एक ऐसा टॉपिक है, इसके अंदर सब टॉपिक है जो आपको बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कैसे कैलकुलेट करते हैं अदर्स। मोस्ट ऑफ टाइम 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा डेप्रीशिएशन की अगर हम लोग बात करें, तो अगेन डेप्रीशिएशन एक ऐसा यूनिट है जो आपको हर एक एग्जामिनेशन के अंदर आपका पूछा जाता है। वी हैव एज पर योर कोर्स करिकुलम वी हैव 4 टाइप ऑफ मेथड्स। 4 मेथड्स कौन कौन से, आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसके अलावा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, एंड आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, ठीक है। इसके अलावा सम ऑफ ईयर्स डिजिट आपका, ठीक है, सम ऑफ ईयर डिजिट। तो ये 4 मेथड, इन 4 मेथड में से सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इन 3 मेथड के ऊपर, इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा बार आपका इन 2 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे, एंड अगेन 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट इज नॉमिनल रेट ऑफ
इंटरेस्ट, तो आपका आपने पढ़ा होगा रियल इनकम और नॉमिनल इनकम, ठीक है। सो ये आपका क्या है, इन्फ्लेशन इंक्लूड है, ठीक है। रियल में हम लोग क्या करते हैं जनरली, दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम, ठीक है। तो ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपका अगेन डेप्रिसिएशन के ऊपर आपका जो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है। ऑडिट इन बैंकिंग कंपनी सेक्शन पूछा गया था, सेक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे अगर किसी ने ऑडिट्स को पढ़ा होगा, ठीक है। तो कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, ठीक है, ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके हिसाब से बैंकिंग कंपनीज को ऑडिट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग क्विक रेशियो, ओके हमने कर लिया। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिन्होंने जून का पेपर दिया होगा उन्होंने भी बहुत जगह आरबीडब्ल्यूएम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एएफएम के अंदर और आपका इंडियन इकोनॉमी में भी कई बार ये पूछ लेता है, ठीक है। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, नेट वर्किंग कैपिटल, अगर रेशियो पूछेगा तो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइन अ बुलेट पेमेंट्स, तो बुलेट पेमेंट्स आपकी क्या होती है उसके बारे में, जैसे होता है ना लोन के पेमेंट्स आपके होते हैं, जैसे ईएमआई वाज सपोज एट 50,000, एक कस्टमर आपका जो 2-2 लाख रुपए जमा करे तो दैट इज बुलेट पेमेंट्स, ठीक है। और बलून पेमेंट आपका जो अक्टूबर वाले में पूछा गया था, ठीक है। कॉलेबल बॉन्ड्स आपका ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस इन बॉन्ड्स, कॉलेबल बॉन्ड्स एंड पुटेबल बॉन्ड्स। तो कॉलेबल बॉन्ड्स विच जनरली गिव राइट टू इश्यूअर to redeem that bond from the market before the maturity period. वैसे पुटेबल बॉन्ड्स आपका जो राइट देता है किसको, इन्वेस्टर्स को, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड आईआरआर, इन दोनों के बीच का अंतर आपको पूछा गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो ये मॉड्यूल डी का आपका पार्ट है, ठीक है। अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, जैसे सपोज दैट ब्रेक इवन पॉइंट विच इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज 10 लाख यूनिट एट द रेट ऑफ 120, किसी कंपनी का है, तो ये 10 लाख यूनिट उनको सेल करने हैं 120 पे, तब वो अपना नो प्रॉफिट नो लॉस को अचीव करेंगे। तो इसके ऊपर कंपनीज क्या करती हैं, वो अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलती हैं। उन्होंने अपना खुद का टारगेट रखा है 12 लाख का, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज योर एस्टिमेटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल, ठीक है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड सेल इनटू 100, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका पता चलेगा। तो मॉड्यूल डी से बहुत सारे एरियाज, जैसे आपका वेरिएंस कैलकुलेशन है, कंट्रीब्यूशन है, ब्रेक इवन पॉइंट है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एरियाज, या प्रॉफिट टू डेट है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आप आने वाले एग्जामिनेशन में काफी अच्छे मार्क्स आपका लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ये पढ़ेंगे, देखो आज की इस पर्टिकुलर सेशन से आपको अपने आप को जज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आई विल कंडक्ट 1 by 1 सेशन, यूनिट वाइज मैं आपके लिए सारी चीजें करूंगा, तो वो सारी चीजें आने वाले एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेंगे। बिफोर योर एग्जामिनेशन आई मेक श्योर कि आप सभी एग्जाम रेडी रहेंगे और बहुत अच्छे स्कोर से आप कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, राइट। सो और आपकी लाइक इफ यू गाइज हैव सम क्वेरीज रिलेटेड टू नोट्स, questions or practice, you can mention into the comment section or even you can join my telegram channel, तो वहां पे ये सारी चीजों के नोट्स अवेलेबल आपके रहेंगे, ठीक है, इवन द एंटायर बुक्स एंड एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट वन आपका द मेन फोकस ऑन प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोडक्शन बजट, टाइप्स ऑफ बजट, जो कि लास्ट यूनिट है आपका, यूनिट नंबर 35, ठीक है। सो बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें टाइप्स ऑफ बजट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, जिस बहुत बार पूछा जाता है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपका क्या इंडिकेट करता है, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नॉट करेक्ट अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। नॉट इवन ओनली इन AFM, इवन यू विल सी इन PPB एज वेल एज RBWM. The relationship between a bond price and yield, so which is inversely related. तो bonds की जो theorems अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे, ठीक है। The going concern principle आपका, जिसके ऊपर concepts and conventions of accountancy, unit second, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, हर एक शिफ्ट के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका नेट वर्किंग कैपिटल टू बी कैलकुलेटेड, तो अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया था।
कॉस्ट अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए जो आपके होते हैं ना, वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कॉस्ट डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसमें 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके हैं। तो इनका यूजेस, इट इज पार्ट ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग, ठीक है। तो जैसे अगर हम लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इनका जो डेफिनेशन या इनका जो डिफाइन होता है वो इसके बेसिस पे, ठीक है। व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन, टाइप्स ऑफ एरर, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके उसमें, ठीक है। ट्रायल बैलेंस एंड एरर ऑफ रेक्टिफिकेशंस। तो ट्रायल बैलेंस पे उतने क्वेश्चन नहीं होंगे, बल्कि एरर्स पे आपको हर साल एटलीस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एरर एंड क्लेरिकल एरर्स, उनमें आपका कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा क्लेरिकल, क्लेरिकल के अंदर आपका ओमिशन, कमीशन एंड कॉम्पनसेटिंग, तो वो समझना आपको आना चाहिए। उसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, या स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ईएमआई कैलकुलेशन आपका, ठीक है, अगेन मॉड्यूल्स आपका जो सी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सिंकिंग फंड्स क्या होते हैं, उनके ऊपर आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है, पूछा गया था। अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी कैन बी डन बाय, तो आपका जो लिक्विडिटी रेशियोज आपके होते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं। इनडायरेक्ट कोटेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोटेशन फॉरेक्स मार्केट के अंदर, ठीक है। तो a quote is indirect when 1 unit of domestic currency is expressed in term of foreign currency। जैसे मतलब 1 रुपया इक्वल टू suppose that 0.0120 डॉलर, सो दिस इज इनडायरेक्ट कोटेशन। डायरेक्ट कोटेशन क्या हो जाएगा आपका, $1 इक्वल टू सपोज दैट 82.4050 INR, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्ट कोटेशन। यूजुअली यू विल सी इन मार्केट डायरेक्ट कोटेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट, अ कोट इज डायरेक्ट व्हेन 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक फॉरेन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे आते हैं। हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। इसी का बाइफरकेशन, हाउ यू विल कैलकुलेट सेल्स, सेल्स इक्वल टू आपका सेल यूनिट्स या नंबर्स आपका, ठीक है, सेलिंग प्राइस इनटू नंबर्स, ठीक है। कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। हाउ यू विल कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बाइफरकेशन बहुत आसान होता है, कोई भी ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चीजों को फॉलो करेंगे, आप भी इसी स्पीड में चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। डेरिवेटिव वैल्यू डिटरमाइंड बाय अंडरलाइंग एसेट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डेरिवेटिव आपका, सो डेरिवेटिव आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुज वैल्यू इज डेराइव्ड फ्रॉम और डिपेंडेंट अपॉन एन अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कुड बी स्टॉक, कॉमोडिटी, इंडाइसेस, करेंसी, ये सब, ठीक है। करेक्ट अबाउट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, जो स्वैप इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज ओटीसी इन नेचर, ओवर द काउंटर आपका, तो उसके संबंध में जो स्टेटमेंट थे, ठीक है। करंट यील्ड आपका, ठीक है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ऑलमोस्ट 90% टाइम, ठीक है। तो करंट यील्ड कैसे निकालते हैं, करंट यील्ड इक्वल टू अगेन फॉर्मूला ड्रिवन, ठीक है। एनुअल कूपन, एनुअल कूपन, एनुअल कूपन, कूपन इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट किसी बॉन्ड का फेस वैल्यू इज 1000 and coupon rate is suppose that 7% per annum and current market price is suppose that 1100। तो अगर वो आपको बोलता है कैलकुलेट करंट यील्ड, सो हाउ यू विल कैलकुलेट दिस, तो आपका एनुअल कूपन कितना हो गया, 7% ऑफ 1000 इज 70 रुपीज डिवाइड बाय 1100, ठीक है। 1100 तो इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में अगर पूछेगा जो भी नंबर आएगा दैट इज योर करंट यील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, ठीक है, इक्विटी एंड डेट। तो इसको क्या फैक्टर आपका इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए, 30-70 होना चाहिए। सो इट टोटली डिपेंड ऑन द रिस्क फैक्टर, बिजनेस, आपका बिजनेस रिस्क एज वेल एज फाइनेंशियल रिस्क, एंड ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर रहे होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसके संबंध में 3 पॉलिसीज हैं, ठीक है। देयर आर 3 थ्योरीज, वन इज नेट इनकम थ्योरी, अनदर वन इज
दैट इज ऑल्सो नोन एज इररेलेवेंट थ्योरी, एंड थर्ड वन इज ट्रेडिशनल थ्योरी, ठीक है, एग्जैक्ट नाम मैं उसका आपको भूल गया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेविड डोरेन की आपका नेट इनकम थ्योरी है, जो सबसे ज्यादा यूज होती है, जो हमें ये बोलती है कि जो डेट का पोर्शन है वो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा क्यों होना चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स जो वहां पे दिए गए, लाइक टैक्स बेनिफिट्स इन अदर्स और फाइनेंशियल लिवरेजेस। TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन TDS, आपका सेक्शन 194A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। तो जिसमें TDS आपका जैसे कितने पे, जैसे अगर कोई EPF से अपना पैसा विथड्रॉ करता है 50,000 से ऊपर, TDS विल बी एप्लीकेबल, या आपका सेविंग अकाउंट्स के ऊपर इंटरेस्ट 10,000, FD RD के ऊपर इंटरेस्ट 40,000, या अलग अलग एरियाज, ठीक है, जो आपको यहाँ पे टेस्ट किए जाएंगे। सेक्शन टेस्ट 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग मोस्ट लाइकली टू बी यूज इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है, जैसे आपका केमिकल रिफाइनिंग है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, या आपका ऑयल रिफाइनरीज है वहां पे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आपका वी नीड प्रोफेशनल्स टू हैंडल दिस वन, कॉस्ट और थोड़ा सा ज्यादा होता है इन अदर्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको एग्जामिनेशन के अंदर पूछेंगे। देखो दोस्तों, सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, नाउ लाइक अक्टूबर, आपका अक्टूबर नवंबर, तो वहां तक के लिए आपके पास इनफ टाइम है। जैसे मैंने आपका स्ट्रेटेजी सेशन किए हुए हैं पास्ट में भी, यू कैन मेक अ क्लबिंग ऑफ 2 सब्जेक्ट, ठीक है, 2 सब्जेक्ट करके लेके चलो, ठीक है। तो जैसे आपने AFM एंड RBWM का एक कॉम्बो बनाया, दूसरा PPB एंड इंडियन इकोनॉमी का एक कॉम्बो बनाया, या AFM एंड PPB का कॉम्बो बनाइए, दूसरी तरफ आपका RBWM एंड इंडियन इकोनॉमी का। इंडियन इकोनॉमी इसको आप उस तरीके से मत लीजिएगा जिस तरीके से आपने बैंकिंग या जनरल अवेयरनेस पढ़ा होता है, ठीक है, दिस इज टोटली डिफरेंट। आपका UPSC लेवल के क्वेश्चंस, मतलब जो EPFO या अदर्स उनके होते हैं, तो जो कीवर्ड्स हैं उनसे आपको इसको स्टडी करना है। योर फोकस शुड बी इन बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स रादर देन गोइंग फॉर MCQs, राइट। तो अगर आप कहीं ना कहीं वहां पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, कोई भी चीज है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है, तो उस लॉ का यूजेज आपका, ठीक है, वो आपको वहां पे पूछा जाएगा। सो बहुत ही सबसे ज्यादा कैंडिडेट फेल होते हैं आपका इंडियन इकोनॉमी के अंदर, पहले AFM के अंदर होते थे, अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर। रीजन सबसे बड़ा यही है कि सबको लगता है कि ये वो जनरल अवेयरनेस है, मॉनेटरी पॉलिसी 2-4 टॉपिक को देख के, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो टेक इट सीरियसली। तो ये आपके टॉपिक, सब टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए थे, ठीक है, सारे। AFM की अगर हम लोग बात करें, ऑल मॉड्यूल हैव इक्वल वेटेज, ठीक है, चारों मॉड्यूल का इक्वल वेटेज है। अगर आप बेस्ट बुक मेरे से पूछेंगे, आई ऑलवेज रिकमेंड द मैकमिलन बुक, ठीक है, बट द ओनली चैलेंज विद दैट पर्टिकुलर बुक इज इट्स अबाउट 500 और 600 पेजेस, इतना टाइम हमारे पास नहीं। सो यू कैन गो विद सम काइंड ऑफ समरी, जहां पे उनका आपको समरी मिल जाए, राइट। चलो, तो अब थोड़ा सा इन्हीं के ऊपर आपका जो क्वेश्चंस मैंने कुछ बना करके रखे हैं, जिससे कहीं ना कहीं यू कैन हैव अ फेयर आइडिया कि हाँ ये सब टॉपिक पूछे गए थे, तो किस टाइप से क्वेश्चंस आपका वहां पे देखने के लिए मिले थे, राइट। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपका जो कि डेप्रीशिएशन के ऊपर है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को गो थ्रू करें एंड समझने की कोशिश करें। एंड अगेन आई विल से कि अपने आप को जज मत कीजिएगा कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है, so that is fine, ठीक है, नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास टाइम है, विल बिल्ड दीज कॉन्सेप्ट्स इन अदर्स। तो आप देखो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया ये मैं आपको बताता हूँ। XYZ लिमिटेड परचेज ऑफ मशीन वर्थ ₹5 lakh on 1st April 20. The machine has an estimated useful life of 10 years and estimated residual value, scrap value is 50,000. So depreciation base is how much? Depreciation base क्या होगा आपका? Cost minus salvage value, ठीक है, cost minus salvage value which is 5 lakh minus 50,000, 4.50 lakh, ठीक है, 4,50,000। इस पे आप depreciation कैलकुलेट करोगे जो भी मेथड दिया गया। कंपनी यूज रिटन डाउन वैल्यू मेथड with a depreciation rate of 10%. Calculate depreciation expense for the year third year. अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आपको पूछ सकते हैं कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जैसे इसमें पूछा गया तीसरे साल का डेप्रीशिएशन क्या होगा। क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट विल बी द बुक वैल्यू और एसेट वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में
आपका एसेट की वैल्यू कितनी रह गई, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो रिटन डाउन वैल्यू मेथड सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है इंडिया के अंदर, बिकॉज टैक्सेशन या अदर्स उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखो इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, डेप्रिशिएबल बेस और डिक्लाइनिंग बैलेंस जो भी आपका एसेट वैल्यू इनटू आपका डेप्रिसिएशन रेट। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 4.50 लाख, दिस इज योर डेप्रिसिएशन बेस फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। और आपका बुक वैल्यू आपका फॉर द फर्स्ट ईयर इनटू आपका कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन रेट विच इज 10%, तो 0.10, तो आपका जो भी निकलेगा सो दैट विल बी योर आंसर, ठीक 45,000 हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज 45,000, सो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर विल बी 45,000। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में आपका एसेट वैल्यू कितना रह गया, -45,000, सो इट इज हाउ मच, आपका 4,05,000, ठीक है, 4.05 लाख, ठीक है, 4,05,000 आपका पहले साल के एंड में। सो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन विल बी, सेकेंड ईयर का जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है, सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 4.505 लाख इनटू हाउ मच, 10%, ठीक है, इसका 10%, ठीक है। तो इक्वल टू कितना होता है, कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता कौन सा कैलकुलेटर अलाउ है, तो दिस इज द कैलकुलेटर, 12 डिजिट आपका जो किराना शॉप में यूज होता है वही आपके लिए अलाउ है, ठीक है। जो 4 लाख तो कितना आपका 5,000, ठीक है, इंटू 0.1, सो इट इज हाउ मच, 40,050 रुपीज, ठीक है। सो सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन विल बी 40,050 रुपीज, ठीक है। दूसरे पहले साल का कितना था 45,000, दूसरे साल का 10 माइनस, अगर हम इसको करें माइनस कितना 4 लाख आपका 5,000, ठीक है। सो इट इज 3 लाख, सेकेंड ईयर के एंड में आपका एसेट की वैल्यू इज हाउ मच, 3,60,000, सॉरी 3,60,450, अब तीसरे साल का डेप्रिसिएशन विल बी, आपका थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन विल बी इनटू 10%, ठीक है। तो कितना आपका हो जाएगा, सो 36,450, ठीक है। कुछ नंबर्स में आगे पीछे हुआ होगा, ठीक है, वो देख लेना, ठीक है। सो इट शुड बी 36,450, ठीक है। सो 36,450, कहीं पे मैंने गड़बड़ किया कैलकुलेशन में, तो उसके अराउंड था, इसलिए मैंने ये फिगर आपका लिया था, ठीक है। सो दिस इज द वन। तो फर्स्ट ईयर आपका डेप्रिसिएशन 45,000, ठीक है। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आपका 4,50,000 माइनस 45,000, तो उसका 10% इज हाउ मच, 40,500, ये कितना निकला था हमारा, 40,500 था। ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन वाज 40,500, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है। तीसरा साल आपका 4,05,000 माइनस 40,500 इक्वल टू जो भी अमाउंट निकलेगा उसका 10% इज 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला, इस्तेमाल होने वाला मेथड आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होते हैं, अगर यही क्वेश्चन हमें स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करना होता तो 4,50,000 डिवाइड बाई 10, हर साल आपका 45,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होता। स्ट्रेट लाइन मेथड में जनरली क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो सेम अमाउंट से अकाउंट किया जाता है थ्रू आउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है जितने समय तक आप उस एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडरस्टूड। तो अब देखो जिनको थोड़ा बहुत ना बाउंसर लग रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं घबराना दोस्तों। देखो देखो क्या होता है, आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े इसलिए है, बट हाँ मैं आपको एक फेयर आइडिया देना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन में चीजें किस तरीके से आपको पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ Corporation has the following financial statements information as on 1st January 23. Assets 10 लाख, liabilities आपका 3 लाख, इसको 2 लाख कर देता हूं बिकॉज अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। ओनर्स इक्विटी इज 8 लाख, ठीक है। ये मैंने 2 लाख क्यों करा, ठीक है, आपका 3 लाख से, बिकॉज योर एसेट बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है आपका, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो ये आप मतलब 2 लाख प्लस 8 लाख
इक्वल टू 10 लाख। ये हमेशा इस सीक्वेंस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नंबर्स आपका गलत है, इसलिए उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप एक चीज आप यहाँ से समझ जाएंगे। XYZ Corporation borrow 1,50,000 from a bank and purchase a new equipments worth rupees 50,000. How this transaction will impact company's assets and liabilities? अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है? जैसे सपोज दैट आपका देयर इज अ पर्सन, ध्यान से सुनो, पर्सन एक्स हु स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है। एक ओनर है आपका एक्स जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, XYZ लिमिटेड, विद द इनिशियल कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीस, 5 करोड़ रुपए के साथ इसने इसको स्टार्ट किया, ठीक है। एक्स आपका जिसने ये पैसा स्टार्ट किया। अब एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, या एंटिटी कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, जो आप अपनी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिस्टर एक्स हु स्टार्टेड अ बिजनेस कंपनी XYZ लिमिटेड विद इनिशियल कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीस, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। इट इज नोन एज रिस्क कैपिटल। इसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं? रिस्क कैपिटल के नाम से जिसको आपका जानते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, दिस अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज लाइबिलिटी ऑन दी फर्म। ये कंपनी के ऊपर क्या है? आपका लाइबिलिटी है, ठीक है। ये कंपनी के ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। तो मतलब आप अगर इसकी बैलेंस शीट क्रिएट करोगे, विद इन द टेकन फ्रॉम दिस टेकन लाइबिलिटी ओनली वी विल क्रिएट एसेट्स, ठीक है। तो इसीलिए आपके एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज हमेशा आपका रहता है। कैसे इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? डे वन आपका लाइबिलिटी कैपिटल रहेगा कितना? 5 करोड़, ठीक है। एंड एसेट साइड में क्या रहेगा आपका? कैश 5 करोड़, ठीक है। कितना? 5 करोड़। तो पहला जो इसका फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से आपका है, ठीक है। अब इसमें जो चेंजेस, अब तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जो ओनर्स, जो उसके ओनर्स या प्रोपराइटर है, उनको सेपरेट करता है आपका बिजनेस से, ठीक है। और हम लोग बोलते हैं बिजनेस इज अ सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ इज कंपनीज एक्ट 2013 इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज लाइबिलिटी ऑन द फर्म। ये इसी कॉन्सेप्ट के अंदर बोला गया, ठीक है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा दैट विल बी इन द नेम ऑफ XYZ लिमिटेड, नॉट इन द नेम ऑफ मिस्टर एक्स या प्रोपराइटर या अदर्स, ठीक है। ओनर्स आर सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों को अलग अलग किया गया, ठीक है। तो रिस्क कैपिटल क्या होता है? ये आपका अमाउंट, ठीक है, या जिस तरीके से हमने ये बनाया। अब कल के डेट में सपोज दैट एक ट्रांजेक्शन इन्होंने किया, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था। दे परचेज प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट, इन्होंने कहीं पे अपना ऑफिस सेटअप किया एंड दे इन्वेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर ऑफिस 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ रुपए इन्होंने आपका इन्वेस्ट किया। तो हाउ दिस इज गोइंग टू इंपैक्ट देयर बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में क्या चेंज आएंगे आपका? एसेट लाइबिलिटीज में क्या होगा आपका? ठीक है, लाइबिलिटीज में आपका कैपिटल इट विल रिमेन सेम 5 करोड़। एसेट साइड में आपका चेंज क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स 1 करोड़ एंड कैश कंपोनेंट नाउ डिक्रीज टू 4 करोड़। अगेन आपका एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, फिर भी बराबर है, ठीक है। अब तीसरा ट्रांजेक्शन जिससे रिलेटेड आपका क्या है? क्वेश्चन है। तो अब तीसरे ट्रांजेक्शन में सपोज दैट दे टुक अ टर्म लोन, इन्होंने क्या किया? एक टर्म लोन लिया, किसी बैंक से इन्होंने लोन लिया, कितने का? सपोज दैट 50 लाख रुपए का, ठीक है। सो हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल इंपैक्ट द कंपनीज बैलेंस शीट? इस ट्रांजेक्शन का, कंपनी ने 50 लाख रुपए का किसी बैंक से लोन लिया है 10 साल के लिए, तो हाउ दिस ट्रांजेक्शन विल इंपैक्ट कंपनीज बैलेंस शीट? तो क्या होगा? देखो इस तरीके से इसकी बैलेंस शीट पे इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। नाउ लाइबिलिटीज आपका क्या होगा? टर्म लोन ऐड हो जाएगा 50 लाख का एंड कैपिटल जितना था आपका 5 करोड़ का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5.50 करोड़। एंड एसेट्स क्या हो जाएंगे आपके? एसेट्स आपका क्या हो जाएगा? इसके अगला वर्जन, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स कितना? 1 करोड़। नाउ कैश कंपोनेंट विल इंक्रीज, कैश कंपोनेंट कितने से बढ़ेगा? 50 लाख से। तो कितना था? 4 करोड़ था, तो 4.50 करोड़, ठीक है। तो अगेन 5.50 करोड़। तो इसका आउटकम क्या है कि कंपनीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ विल इंक्रीज बाय 50 lakhs, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ विल इंक्रीज बाय 50 लाख। तो इस तरीके से बैलेंस शीट इक्वेशन मॉड्यूल बी पहला यूनिट है, जिसके ऊपर इस तरीके के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान रखते हैं तो आप आने वाले एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब क्या है?
If XYZ Corporation borrow 1,50,000 from a bank and purchase a new equipment worth rupees 50,000, थोड़ा सा घुमा के रखा है, how this transaction will impact company's assets and liabilities? तो क्या होगा, अब देखो एसेट मतलब लाइबिलिटीज की अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कितना 1,50,000 से लाइबिलिटी बढ़ेंगी, ठीक है। एसेट आपका मतलब जो टर्म लोन आपका है या जो भी उधारी उसकी है वो टर्म लोन एसेट कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। आपका जो इन्होंने एक इक्विपमेंट खरीदा कितने का 50,000 का, और कैश कंपोनेंट कितने से बढ़ेगा 1,00,000 रुपए से, तो बोथ विल इंक्रीज बाय 1.5 लाख विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। सो एसेट विल इंक्रीज बाय 1,50,000, आपका 1,50,000 दोनों ही सही है। लाइबिलिटीज विल इंक्रीज बाय 50,000 नहीं, आपका लाइबिलिटीज विल इंक्रीज बाय 1,50,000, तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बोथ विल इंक्रीज बाय 1,50,000 1,50,000, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड गाइस, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो मतलब इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, ठीक है। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, ये जीआईबी में तो आपको हेल्प करेंगे ही करेंगे, आने वाले समय में सीआईबी है, सीएफपी है, हर जगह आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रिक्वायर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी टू बी ऑडिटेड, ठीक है, किसके हिसाब से ऑडिट होना चाहिए, अभी कुछ देर पहले बताया था। तो क्या होगा, सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, ठीक है। तो आंसर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। कुछ सेक्शन है जो आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे बनेंगे, ठीक है, जैसे आपका कौन कौन से सेक्शन, सेक्शन 29 बीआर एक्ट की ही मैं बात कर रहा हूं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, सेक्शन 29, ठीक है। देन आपका सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, देन आपका सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी, देन आपका सेक्शन 31, देन आपका सेक्शन 32, देन आपका सेक्शन 35, देन आपका फाइनल सेक्शन 38, ये सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, ठीक है। तो इसके हिसाब से सेक्शन 29 के हिसाब से आपका कंपनीज को, जो भी बैंकिंग कंपनीज है इंडिया के अंदर, उनको अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, परफॉर्मा बैलेंस शीट एंड परफॉर्मा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कोई भी बैंकिंग कंपनी है इंडिया में, तो वो अपना बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेगी, किस सीक्वेंस में प्रिपेयर करेगी, ये सब फॉर्मेट आपका यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट और सिग्नेचर्स, 3 डायरेक्टर के द्वारा सिग्नेचर होना जरूरी है, अगर डायरेक्टर 3 या उससे कम है तो सारे डायरेक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे इनके ऊपर क्या होगा, आपका ऑडिट होगा, ठीक है। ऑडिट आपका जो है वो इसके हिसाब से होगा। देन आपका स्पेशल ऑडिट, अगर किसी के ऊपर स्पेशल ऑडिट आपका आरबीआई कंडक्ट कराता है तो वो इसके हिसाब से होगा, ठीक है। सेक्शन 31 आपका जनरली किसके संबंध में है, आपका पब्लिकेशन के संबंध में, ठीक है। जो अकाउंट्स आपने बने हैं उनको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना विद इन 6 मंथ। 32 आपका रिपोर्ट टू आरबीआई, ठीक है, रिपोर्टिंग आपका आरबीआई को विद इन 3 मंथ्स। सेक्शन 35 आपका इंस्पेक्शन, ठीक है, इंस्पेक्शन के संबंध में आपका आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इंस्पेक्शन हो सकता है। 38 आपका बहुत ही डेंजरस है, वाइंडिंग अप ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। जब कोई कंपनी के ऊपर इंस्पेक्शन होता है, लग रहा है कि ये कंपनी आपका अब हैंडल नहीं कर पा रही है चीजों को, तो उसके लिए वाइंडिंग अप जो ऑर्डर होगा या जो प्रोसीजर होगा, दैट विल बी एज पर सेक्शन 38 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इन्हीं सेक्शन में से बार बार आपको चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, और यूजुअली इट इज हाफ मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, आपका मॉड्यूल सी का ये क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसी में से, हाउ वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, ठीक है। तो किसी कंपनी ने सपोज दैट दे आर प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन पर्पस, ठीक है, वो अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जिसके लिए उनको सपोज दैट 100 करोड़ रुपए का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दे हैव अ बजट ऑफ, इनको बजट चाहिए कितने का, 100 करोड़ रुपीज का, 100 करोड़ रुपए इनको चाहिए। अब 100 करोड़ रुपए किसी के पास तो होते नहीं, पॉकेट में से है नहीं, मार्केट से रेज करना पड़ेगा। सो सपोज दैट इन्होंने आपका इसमें से 30 करोड़ रुपीज 30:70 का कैपिटल स्ट्रक्चर रखा, मतलब कि 30 करोड़ रुपीज दे रेज थ्रू इक्विटी, शेयर्स को बेच करके,
एंड 70 करोड़ दे रेज थ्रू डेट, जिसमें बॉन्ड इश्यू करके या लोन लेके आपका पैसा रेज करेंगे। अब देखो क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हायर साइड कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे डिग्री ऑफ कंट्रोल या अदर्स जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों बोलते हैं हम लोग उसको, जैसे ऐसा तो है नहीं कि उसने सिर्फ आपका इक्विटी शेयर, उसमें प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपका बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, टर्म लोन भी हो सकता है, कोई अदर डेट भी होता है, तो अलग अलग उसमें उसने लिए हैं, तो उन सबका वेटेड एवरेज। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका क्या होगा, पोर्शन ऑफ इक्विटी, ठीक है, पोर्शन ऑफ इक्विटी, पोर्शन ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस आपका प्लस पोर्शन ऑफ डेट, पोर्शन ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अ कंपनी हैज कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाउ मच, 15%। ठीक है, अ कॉस्ट ऑफ डेट इज 9%, कॉस्ट ऑफ डेट इज हाउ मच, 9%। ठीक है, इनका इक्विटी रेशियो क्या है, द कंपनी हैज अ डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50। ठीक है, मतलब इनके हिसाब से 50% आपका इक्विटी है, 50% आपका डेट है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसका आंसर कैसे निकलेगा आपका, 0.5 इंटू 15, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू, सॉरी 0.5 इंटू आपका कितना है 9। ठीक है, सो आउटकम विल बी योर आंसर। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको आपके आंसर, तो 7.5, ये कितना हो जाएगा 7.5, और ये आपका हो जाएगा 4.5 आपका। ठीक है, तो 7 4 11 और 7 4 11 12, 12% है इसमें ऑप्शन, यस, तो 12% आपका जो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की तो एक तो ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से 1 मार्क्स, मिनिमम 1 मार्क्स के लिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो 1 मार्क्स आपका फिक्स है, कई बार 2 मार्क्स के लिए। अब कई बार जैसे जून 2024 के अंदर आपका उसने थोड़ा सा चेंज किया क्या उसने यहाँ पे आपको क्या बोला कि दिस इज द एग्जिस्टिंग कैपिटल, जैसे उसने बोला कि कंपनी ABC XYZ जो भी है, इसका करंट आपका ये है। ठीक है, और इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका कितना, 12%। ठीक है, यहां तक उसने आपको पूरा स्टोरी खुद निकाल करके दे दी। अब उसने बोला नाउ कंपनी चेंजिंग देयर कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रॉम 50-50 टू 30-70, हाउ दिस विल इंपैक्ट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब देखो 30, अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग 50-50 से 30-70 कर दें, मतलब जो इक्विटी का पोर्शन है वो कम करेंगे, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, इट विल कम डाउन। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ऑलवेज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, तो आपका इसका जो डेट, जो जिसका फाइनेंसिंग रेट कम था वो बढ़ गया, और जिसका फाइनेंसिंग रेट ज्यादा था वो कम हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, आपका कम होगा। आप इसको कैलकुलेट करके भी दे सकते हैं, हाउ यू विल कैलकुलेट दिस, तो आपका 0.3 इंटू आपका 15 प्लस 0.70 इंटू 9, तो आउटकम विल बी लेस देन आपका, अभी मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, सो 0.3 इंटू 15, सो इट इज 4.5। ठीक है, 4.5 एंड 0.7 इंटू 9, सो इट इज 6.3। ठीक है, 6.3, तो कितना हो जाएगा 6.3 प्लस 4.5 इक्वल टू 10.80, सो 10.80। तो जहां पे पहले कितना था आपका 12% था, नाउ इट डिक्रीज टू 10.80। तो इस तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अगेन फिर मैं आपसे यहाँ पे दोबारा से चीज बोलूंगा कि यू डू नॉट नीड टू जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन। ठीक है, रीजन क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन में चीजें आपको कैसे टेस्ट होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आई कीप लेस क्वेश्चन फर्स्ट, कि मैं आपको एक थोड़ा सा एक ब्रीफ आउट कर दूं कि हाँ दोस्तों जिस जंग में आप जाने वाले हैं वो कैसी है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको पता होगा ना, लाइक इसका मतलब यह है यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, कि पिछले 2 सालों में क्या IIBF ने अपना माइंड सेट रखा है। इसके अलावा
कुछ चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ ब्रह्मास्त्र जो रहे, जैसे आपका अक्टूबर 2023 जिसमें क्वेश्चंस आपका देयर वाज 7 to 8 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इन ईच एंड एवरी पेपर, जिनका एक हैक क्या था कि जैसे आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग दिया गया, ठीक है, 4 ऑप्शन इधर 4 ऑप्शन इधर, ठीक है, देन यू हैव टू मैच द करेक्ट, आपको करेक्ट मैच आपका करके देना था। क्या हो रहा था एग्जामिनेशन के अंदर, इफ यू नो एनी टू, अगर आप पहला और तीसरा जानते हैं, सो यू विल बी एबल टू रीच द राइट आंसर। ऐसे छोटे छोटे चीजें। इसके अलावा जैसे एक हमेशा मैं कैंडिडेट को सजेस्ट करता हूं, आप जीआईबी के लिए जाओ या सीआईबी के लिए, assume कि this examination is only for 1 hour 30 minutes, ठीक है, नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन इज 2 hour। देखो मैं हमेशा ये क्यों बोलता हूँ कि 1.5 घंटे का मान के चलो, बिकॉज कई बार पेपर इतना टफ होता है कि जो आपके अगल बगल वाले हैं वो गिव अप कर देते हैं, 1 घंटा वो वेट करते हैं। यू कैन नॉट एग्जिट दैट एग्जामिनेशन हॉल बिफोर 1 hour, ये रूल है आईआईपीएफ का। बट जैसे 1 घंटा होता है वो निकलना शुरू करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। दूसरा, कई बार बहुत ईजी होता है तो ऐसे लोग भी मिलेंगे 1 घंटे में पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ठीक है। अगर हम लोग एवरेज पे हैं तो वहां पे भी दिक्कत होगी। तो एक तो ये चीज है, तो 1.5 घंटे का मान के चलो, और उस 1.5 घंटे में पहले 1 hour के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए 65 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, डाउन साइड 65, ठीक है, कि पहले 1 घंटे में आपको 65 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एनी हाउ। क्योंकि जो पहला 1 hour है ना, एक तो उसमें डिस्टर्बेंस नहीं है, सब शांति से सॉल्व करते हैं, दूसरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। तो वो टाइम की छोटी छोटी चीजें, मैं खुद पेपर लिखने जाता हूं तो मैं एक्सपीरियंस करता हूं इन चीजों को, इसलिए आपके साथ ये चीजें शेयर कर पा रहा हूं। तो ये जो रिच एक्सपीरियंस है ना, ये मैं आपको देना चाहता हूं एग्जामिनेशन में। कई बार क्या होता है, जैसे मई और अक्टूबर में पहले 10-12 क्वेश्चन ना सबसे टफ डालती है। तो अगर ऐसा हो रहा है, चेंज द सीक्वेंस, आप 50 से स्टार्ट कर लो या 100 से वापस आना शुरू कर दो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। हालांकि जून के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। दूसरा, आपका न्यूमेरिकल्स को आप रिव्यू फॉर मार्क कर सकते हैं, ठीक है, उनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें इनका ध्यान रखेंगे तो आसानी से पेपर क्लियर होगा। हमें देखो 100 में से 100 नहीं लाने, हमें अपने इंक्रीमेंट के लिए 50% का जो पास रेट है उसको क्रॉस करना है और इंक्रीमेंट के बेनिफिट उठाने। तो वो चीज उस तरीके से आप सोच के रखिए, उस तरीके से स्ट्रेटेजीज बनाइए। एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है, और सारी चीजें हम लोग करेंगे तो आप आसानी से सफल होंगे, ठीक है। Lokesh operate a small manufacturing business in Himachal, which is categorized as special state. His business has been steadily growing, and recently calculated his annual turnover is 5 lakh. Here he is aware about GST. So based on the scenario described, does Rajesh need to pay taxes under GST system? पहली बात तो आंसर होगा नो। रीजन, क्योंकि थ्रेशोल्ड से इसका अमाउंट नीचे है। बट हाँ, वी विल सजेस्ट राजेश की टेक जीएसटी नंबर, क्योंकि जो बिलिंग्स होगी उसमें इसको आसानी होगी, ठीक है। सो नो, बिकॉज जीएसटी डज नॉट अप्लाई इन बिजनेस इन हिमाचल। बिल्कुल गलत है ये, हिमाचल क्या पूरे देश भर में आपका जीएसटी है। यस, बिकॉज हिज टर्नओवर एग्जैक्टली द थ्रेशोल्ड। नो, आपका टर्नओवर से नीचे है। नो, बिकॉज टर्नओवर इज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी। सो सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड कितने का है आपका? 20 लाख का है स्पेशल स्टेट के अंदर, ठीक है। नॉर्मल स्टेट अपार्ट जैसे हिमाचल, उत्तराखंड और आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो स्पेशल स्टेट कैटेगरी में आते हैं जीएसटी में, ठीक है। तो उनके लिए थ्रेशोल्ड है 20 लाख, अदर स्टेट में आपका 40 लाख है, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट था वो 5 लाख से नीचे था, 5 लाख ही था, थ्रेशोल्ड से नीचे, तो कंपलसरी नहीं है। हाँ, वी विल सजेस्ट हिम एज अ एडवाइजर कि उसको लेना चाहिए, जिससे उसको बिलिंग में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। A company has opening stock, opening inventory value 50,000, opening stock 50,000 है, परचेज आपका इसके हैं कितने? 10,000 के ड्यूरिंग द ईयर, एंड हैज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 5,000। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? बिल्कुल फॉर्मूला ड्रिवन, हर साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। सो हाउ यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? इट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला, तो प्लस माइनस कर लो, समझ में आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज आपका 10,000 60,000, ठीक है, माइनस 10 आपका क्लोजिंग स्टॉक 5,000, तो 55,000, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज हाउ मच? 55,000, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन।
इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ेंगे इतनी तेजी से ही आपके आंसर भी आएंगे, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको कैलकुलेट करना है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, कंपनी एस्टिमेटेड सेल इज 50 लाख, 50 लाख, ब्रेक इवन सेल इज 25 लाख, एंड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमटेंसेस एक्चुअल सेल इज 30 लाख, ठीक है। कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज एस्टिमेटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय एस्टिमेटेड सेल इनटू 100, परसेंटेज में पूछा गया तो 100, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो ये जो लाइन है ना, सेकंड लाइन, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है आपका इसको कैलकुलेट करने में। तो आपका आंसर क्या होगा, 25 डिवाइड बाय 50, ठीक है, इनटू मतलब 5% आपका 100, सो इट इज 50%, ठीक है। सो 50% विल बी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेल कितना था आपका, एस्टिमेटेड सेल वाज, आपका एस्टिमेटेड सेल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो एस्टिमेटेड सेल वाज हाउ मच, 50 लाख माइनस 25 लाख, तो डिवाइड बाय 50 लाख इनटू 100, तो ये आपका कितना होगा, 25 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इनटू 100 करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, 50% पे, ठीक है। तो दैट इज द वन। इतने बेसिक, इतने आसान तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, एएफएम को नाम सुन के कई बार लोग सोचते हैं कि न्यूमेरिकल ही होंगे, ऐसा नहीं है। टफर साइड आपका न्यूमेरिकल्स की अगर हम लोग बात करें तो 15 to 20%, पिछले 2 साल का एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आप जैसे जून वालों ने देखा होगा 3-4 क्वेश्चन है, अक्टूबर में बहुत कम क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये भी क्या है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फोकस आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स होना चाहिए हमेशा। मेरा सजेशन यही रहेगा। अब आप जब एंड मोमेंट में आते हैं ना, एक हफ्ता बचा है कि सर आप कुछ भी करा करके पास करा दो, तो वो स्टोरी जहां पे हम फिर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। छोटे छोटे जो मॉड्यूल के पीडीएफ ब्रीफ आपकी सबमरीज हैं वो आपको पकड़ा देंगे, आप पढ़ोगे रटोगे फिर भी आ जाओगे 45 के अराउंड या 50 के अराउंड, ठीक है। बट मेरा सजेशन, जब आपके पास 3-4 महीने हैं तो ये कभी भी सजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि बिल्ड योर कॉन्सेप्ट यार, ये हेल्प करेंगे सीआईबी में। सीआईबी विदाउट कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट क्लियर सीआईबी एग्जामिनेशन। दूसरा, आने वाले समय में सीएफपी भी तो करना है ना, और चीजें भी तो करनी है लाइफ में, तो ये हेल्प करेंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए सेलेक्ट द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर गिवन सिनेरियो। सैलरी इज पेड 10,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड 5,000, ठीक है, 10,000 एंड 5,000। अब देखो क्या है यहाँ पे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर टाइप्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो ये कौन से, दोनों ही सैलरी पेड एंड दिस एक्सपेंसेस हैं, तो दिस इज रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। अगर आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े होंगे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल, 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब जो नॉमिनल अकाउंट है विच एग्जिस्ट इन नेम ओनली, ठीक है, विच वी डू नॉट कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। दूसरी चीज, नॉमिनल अकाउंट्स जो जनरली कैसे होते हैं कि आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, इनका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। इस तरीके से इनका आपका रूल होता है। अब यहां पे क्या हो रहा है, डेबिट क्या हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, आपका 10,000 से, ठीक है। दूसरा आपका है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेबिट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपका कितने से, 5,000 से। टू क्रेडिट कौन होगा, आपका कैश अकाउंट, ठीक है, कैश में आपका वैल्यू दिया है कितने से, 15,000 से, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है, दिस विल बी योर एंट्री फॉर दिस गिवन ट्रांजेक्शन। तो डेबिट कैश अकाउंट नो, डेबिट सैलरीज एंड क्रेडिट नो, डेबिट सैलरीज अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके, तो ये क्या था, जैसे रियल अकाउंट का क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। पर्सनल अकाउंट आपका, सॉरी, रियल अकाउंट आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रियल अकाउंट आपका, ठीक है, वो आप डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड नॉमिनल अकाउंट आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम इन गेन। 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे एंट्रीज को करेक्ट करने वाली या
डेबिट या क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जो इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड आपके होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ABC Company Limited is a manufacturing company that specializes in producing electronic device. They recently acquired a new machine worth rupees 5 lakh, enhance their production capacity. The machine has estimated useful life of 10 years and estimated total production of 1 lakh, ठीक है। हाँ 1 लाख, ठीक है। So during the first year, company produced 10,000 unit using new machine. The estimated salvage value, scrap value is how much? 50,000, ठीक है। तो आपको यूज करना है कौन सा? यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। अब देखो, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड जो सबसे सटीक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है, तो मेरा आंसर होगा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। वाई सो? देखो क्या होता है, जैसे यहां पे आपका अगेन डेप्रिसिएशन बेस विल बी हाउ मच? कितने का लिया था? 5 लाख का, और स्क्रैप वैल्यू 10, तो 4.50 लाख, तो डेप्रिसिएशन बेस इज 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है ना, जो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड और आपका जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, दे आर जनरली बेस्ड ऑन पासेस ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे आपका, ठीक है। बट ये एक्चुअल यूजेस बेसिस पे, कि एक मशीन जिसपे हमने खर्च किया है 4.5 लाख रुपए, क्योंकि 50,000 रुपए हमें वापस मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द एसेट, जब भी हम एसेट को स्क्रैप करेंगे, ठीक है। अब जो हमें जिसका आउटपुट, टोटल आउटपुट जो है, ठीक है, वो कितना है? 1 लाख यूनिट है, जिसमें से इस साल, ठीक है, 10 ईयर जो भी अकाउंट आपका टाइम है, ठीक है, उसमें आपने प्रोड्यूस किए हैं 10,000, ठीक है। तो आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके निकालना है। तो कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन? बाय यूजिंग यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होता है आपका? एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। सो एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय लाइफ टाइम प्रोडक्शन, ठीक है, लाइफ टाइम प्रोडक्शन इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना था हमारे केस में? 10,000 डिवाइड बाय लाइफ टाइम प्रोडक्शन कितना है? 1 लाख, ठीक है, इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू 4.50 लाख। तो आउटकम विल बी योर आंसर, ठीक है। तो क्या होगा आउटकम इसका? सो 0.1 इंटू आपका 4,50,000, सो इट इज 45,000, ठीक है। सो क्या होगा आंसर आपका? 45,000। सो डेप्रिसिएशन फॉर दिस गिवन ईयर विल बी 45,000 पहले साल का, सपोज दैट जो भी साल है। अब सपोज दैट दूसरे साल आपका सेकंड ईयर इनका प्रोडक्शन होता, जैसे इस साल आपका 10 साल का प्रोडक्शन 10,000 का था, अगले साल सेकंड ईयर का आपका सपोज दैट इनका प्रोडक्शन था 15,000, तो 15,000 डिवाइड बाई 50,000 इनटू कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू, तो आपको सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल ईयर्स के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, दिस वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। अगला, मिस्टर ए अ बिजनेस ओनर ड्रॉन अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मिस्टर एक्स फॉर गुड्स परचेज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज का एक क्वेश्चन है। द बिल हैज अ ड्यू डेट ऑफ 90 days. मिस्टर ए नीड इमीडिएट फंड्स and decided to transfer ownership to Mr. B, a fellow business owner in exchange. So यहाँ पे क्या हो? endorsement, ठीक है। दिस इज अ केस ऑफ endorsement of bill, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? endorsement of bill, ठीक है। अब देखो क्या होता है दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आपका ऐसे सिचुएशन का, तो बिल ऑफ एक्सचेंज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे कोर्स करिकुलम का, ठीक है। क्योंकि देखो ये आपको सिर्फ एएफएम के अंदर नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी और आपका पीपीबी के अंदर भी, ठीक है। अब इसके नीचे ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे रिन्यूअल ऑफ बिल है, आपका रिटायरमेंट ऑफ बिल है, डिसऑनर ऑफ बिल है, ऑनरिंग द बिल है, ठीक है, नोटिंग है, नोटिंग चार्जेस है, नोटरी पर्सन है। ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये बहुत बार आपको पूछी जाती है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट और इनकरेक्ट अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए आपको प्रिपेयर रहना हो, ठीक है। XYZ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन सेल इट्स प्रोडक्ट टू अ कस्टमर इन डिफरेंट स्टेट इन इंडिया. They recently sold worth rupees 5 lakh to a customer located in different state and GST applicable rate is 18% on electronic good. Which of the following statement? अब देखो GST का जो यूजेज होता है दो तरीके से। पहला आपका अगर क्या है इंट्रा स्टेट है, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब हर कोई जानता है, ठीक है।
सो इंट्रा स्टेट अगर जीएसटी होगा तो जीएसटी क्या लगेगा आपका, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है, ये आपके लगेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इंट्रा स्टेट मीन्स सेम स्टेट, ठीक है, जैसे आपका जो मूवमेंट ऑफ गुड है पंजाब टू पंजाब, हरियाणा टू हरियाणा, कर्नाटका टू कर्नाटका, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, ठीक है, जो बायर और सेलर है दोनों सेम स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो अगर कभी भी इंट्रा स्टेट मूवमेंट होता है तो आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर आपका इंटर स्टेट होगा, ठीक है, इंटर स्टेट होगा, ठीक है, जैसे हमारे केस में, ठीक है, इंटर स्टेट का मतलब आपका क्या हो गया, जैसे जहां पे मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या है आपका, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, लाइक पंजाब टू हरियाणा, तो हरियाणा इज अ डेस्टिनेशन स्टेट इन दैट केस, कर्नाटका टू तमिलनाडु, गुजरात टू महाराष्ट्र, तो दो स्टेट के बीच में मूवमेंट, तो वहां पे जो जीएसटी एप्लीकेबल होगा वो कौन सा होगा, इंटर स्टेट जीएसटी या आईजीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and they'll share 50% with the destination state, destination state जहां से buyer belong करता है, ठीक है, that is the one। तो इस केस में भी the company will charge and collect IGST from the customer, तो पहला ही स्टेटमेंट क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, राइट, समझ में आया, तो उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वन, XYZ company issue a bond face value of rupees 1000 and coupon rate is 7%. The bond has a maturity period of 15 years. Currently the bonds is trading at 1250. Calculate current yield. Current yield कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर साल पूछा जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन बॉन्ड्स, जो आपका YTM के नाम से यील्ड टू मैच्योरिटी एक आपका यूनिट है मॉड्यूल सी के अंदर, उससे। तो हाउ वी कैलकुलेट करंट यील्ड, देखो सो करंट यील्ड इक्वल टू क्या होता है आपका, करंट यील्ड इक्वल टू एनुअल कूपन, ठीक है, एनुअल कूपन मतलब इंटरेस्ट, डिवाइड बाय योर करंट मार्केट प्राइस इनटू 100, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला एनुअल कूपन कितना है, फेस वैल्यू विच इज स्टेटेड ऑन द फेस, मतलब जो पैसा उसने बोरो किया है, और 7%। अब फेस वैल्यू मतलब 7% ऑफ 1000, सो एनुअल कूपन इज हाउ मच, 70 रुपीज, ठीक है, 70 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस इज हाउ मच आपका 1250, 1250 रुपए, ठीक है, तो आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे, सो हाउ यूल सॉल्व दिस वन, 70 डिवाइड बाय 1250, सो इनटू 100 कर दें तो ये आपका आ जाएगा 5.6%, 5.6%, दैट मींस ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन, ठीक है, जो ऐसे मतलब अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ लें तो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। सो आई होप गाइज आप सभी को एक बहुत अच्छा आइडिया मिला होगा। मई जो 2023 आपका AFM का पेपर हुआ था, तो उसके कुछ क्वेश्चंस और जो सब टॉपिक्स हैं उनका एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड किया। ऐसे ही अक्टूबर शिफ्ट का भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, देन जून 2024, ठीक है, देन उसके बाद हम लोग आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर आएंगे। ऐसे ही नॉट ओनली AFM, सारे सब्जेक्ट की आपके पहले मैं आपको PYQs दूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करूंगा, बिकॉज ये सेशन ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपका समझता हूँ। रीजन you'll have experience of last 2 years with one session। एक सेशन आपको पिछले 2-3 सालों का एक्सपीरियंस दे रहा है कि एग्जामिनर क्या नया कर रहा है, कैसे वो क्वेश्चंस को पूछ रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं हर साल पेपर लिखता हूँ अलग अलग इसमें, ठीक है, और जाता हूँ सेंटर पे कैंडिडेट के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो वो उनके फीडबैक से अदर्स या क्या चैलेंजेस हैं उनके बेसिस पे मैं आपको आउटकम दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस साल के अपने अपने स्कोर कार्ड भी आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी, एंड हाउ व्हाट वाज माय स्ट्रेटेजी दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, ठीक है, जिससे आप लोग भी वैसे ही परफॉर्म करें यार आने वाले समय में। मतलब देखिए क्यों मिस करते हैं 7-8 हज़ार पर मंथ के आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट इंक्रीमेंट, बाय द वे ज्यादातर कैंडिडेट को लगता है यार इंक्रीमेंट है, बट इट इज नॉट अबाउट इंक्रीमेंट, इट इज अबाउट योर प्रोफेशनल ग्रोथ, ठीक है। जब आप इंटरनल प्रमोशन में बैठते हैं तो देयर आर नंबर ऑफ बैंक्स जो आपको 2-2 मार्क्स देते हैं इन सर्टिफिकेशन के। दूसरा, कई बैंक आपका जहां पे अगर आप 3 साल में एलिजिबल है तो 2 साल में एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है। तो दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स आर एसोसिएटेड विद दिस। और आप थोड़ा सा जो ये मॉड्यूल बेस्ड एग्जामिनेशन हमेशा अप्लाइड बेस होते हैं, जो करंट सिचुएशन सिनेरियोज हैं उनके ऊपर बेस्ड होते हैं, सो विल बी वेरी अपडेटेड, ठीक है। और ये अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, सो टेक देम पॉजिटिवली। मॉनेटरी वाइज अगर आपका मोटिवेशन नहीं है तो प्रोफेशनल वाइज है उसकी वो भी नहीं है तो यू विल बी वेरी अपडेटेड। कल के डेट में अगर स्विच करना होगा किसी अच्छे बैंक के अंदर या अदर्स, तो दीज विल हेल्प यू, ठीक है। जर्नी हमारा क्लियर कट है,
JIB, CIB, CFP, और तीनों लेवल तक मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेगा। तो ये चैनल आपका आपका जो यूट्यूब चैनल हमारा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, तो उसको ज्वाइन कर लें, जिससे अगर आपको नोट्स का रिक्वायरमेंट है, बुक्स का रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और कैसा लगा सेशन ये जरूर लिख के आपको बताना है, ठीक है। सो अगर अच्छा लगा तो बताइए। अगर कोई रिकमेंडेशंस हैं, कोई भी ऐसे आप चाहते हैं कि इन एरियाज के ऊपर हो, या कोई भी सजेशंस हैं, तो आप प्लीज शेयर कीजिए। विल डेफिनेटली इंप्लीमेंट दोज पर्टिकुलर एरियाज, राइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। आई सी यू सून विद द पार्ट आपका जो अक्टूबर 2023 का AFM का पेपर था, तीनों शिफ्ट का कंपाइल करके मैं आपको दूंगा। देन आपका जून का। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ठीक है। सो बढ़िया से एकदम मचाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। अक्टूबर नवंबर में सबको पास होना इस बार, मतलब एक अच्छा, जो लोग फॉलो करेंगे, आई कैन बैट कि आप बहुत अच्छा स्कोर के साथ आने वाले समय में स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में, राइट। So this is it from my side, guys. Please do share and like this particular session, and do share with your friends, and do subscribe the channel. I'll see you soon with a new video. So bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.